Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to study about a device cyclotron. साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी, क्योंकि दोनों में ही इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है साइक्लोट्रॉन क्या है। बहुत इजी डिवाइस है, तो जब भी आती है बोर्ड में तो 3 या 5 मार्क्स की आती है, तो आपको बहुत इजीली इसके नंबर्स भी मिल जाएंगे। कुछ खास है नहीं इस डिवाइस में, तो नॉर्मल बातें हैं वो आपको सीख लेनी है। देखते हैं क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और किस प्रिंसिपल पर क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी, क्या वर्किंग है, वो सारी बातें आज हम कवर करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो पहले देखते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। तो इट इज ए डिवाइस विच accelerates the charged particle to very high speed or very high काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस है जो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर और बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करा देती है। तो काफी हाई स्पीड उसको मिल जाती है जब वो इस डिवाइस से एक्सेलरेट किया जाता है चार्ज पार्टिकल को ही। अब इस चार्ज पार्टिकल का आप क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल के बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से आप किसी भी तरह से इसका यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम कुछ नॉर्मल केसेस की बात करें तो इन मेडिकल फील्ड, आप मेडिकल फील्ड में इसका यूज कर सकते हो। किसका? हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल का। मेडिकल फील्ड में इसका यूज करते हैं कुछ तो बीमारियां जिनको डायग्नोस कर सकते हैं इससे हम, और कुछ बीमारियों के क्योर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा हो गया आपका टू स्टडी द नेचर ऑफ एटम और न्यूक्लियाई। ठीक है, या फिर क्रिस्टल भी कर सकते हो आप। तो हम एटम, न्यूक्लियाई फिर क्रिस्टल में चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट करवाते हैं जिससे उनके नेचर का हमें पता चलता है। और टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके को स्टार्ट करने के लिए भी चार्ज पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसे कॉमन यूज है जहां पर आप इनका यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं, ज्यादा डीप में नहीं आते हैं यूज में। तो आपको ध्यान रखना है साइक्लोट्रॉन तो केवल और केवल करता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट। फिर उस चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सेलरेट हो चुका है, जिसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आप उसका क्या करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी तरह से उसका यूज कर सकते हो। जैसे कुछ कॉमन यूज मैंने आपके सामने लिख दिए। तो जो था साइक्लोट्रॉन, अब ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे करता है एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल को, वो हमें चीजें समझनी है, वो है मेन। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की। भाई किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो प्रिंसिपल पर बात करने से पहले पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या करती है, एक्सेलरेट करती है ना, एक्सेलरेट्स चार्ज पार्टिकल। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या करती है, पुट द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, या ब्रिंग लिख दें।
चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाती है ये, और ये करता है एक्सेलरेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है एक्सेलरेट, और मैग्नेटिक फील्ड केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा सकती है। ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करती। जो चेंज करता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, दोनों ही फील्ड यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन है, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड बिना बात हमने यूज की, उसके पीछे बहुत बढ़िया रीजन है, तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो पहले देखते हैं प्रिंसिपल में हमने क्या क्या किया हुआ है। तो इसमें हम एक ऐसे सेटअप करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करने का काम करती है। दोनों ही मिलकर चार्ज पार्टिकल को बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा देती हैं फाइनली। तो ये करती कैसे है वो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में आगे। तो पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या है, इन ए रीजन हैविंग both electric and magnetic field perpendicular to each other। एक रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। A charged particle in this region accelerates, moves in circular path uniformly due to magnetic field and accelerates due to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। किसी रीजन में जहां पर दोनों ही फील्ड होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर फील्ड, वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा सर्कुलर पाथ पर और लगातार वो एक्सेलरेट भी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्मली, फिर लिखा है एक्सेलरेट, तो कुछ बातें समझ नहीं पड़ रही। मतलब यूनिफॉर्मली कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, फिर लिखा हुआ है एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो कैसे सेटअप करा है वो देखिए आप ध्यान से, फिर आपको पूरी बात क्लियर होगी। तो प्रिंसिपल आप नोट कर लें एक बार, फिर देखते हैं हम कैसे कैसे हमने क्या क्या सेटअप किया है इसके लिए, ठीक है भाई। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है इसके, है ना। देख, कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी क्यों हमने ऐसा ही कंस्ट्रक्शन किया होगा। देखिए अब मान लेते हैं आपके पास ये दो प्लेट्स हैं, लॉन्ग प्लेट्स है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपने कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू और मास जिसका एम था उसको आपने रिलीज कर दिया यहाँ पर, तो धीरे धीरे ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, किसके फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, v हो जाएगी, बढ़ जाएगी वेलोसिटी, है ना। अब हम डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच की d, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं v। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आएगी v अपॉन डी, है ना। और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो आपका आता है क्यू ई बाई एम, तो इस हिसाब से आ जाएगा क्यू वी अपॉन में एम इंटू डी, यह आ गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आएगा। भाई इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो कॉमन ले लेते हैं, सॉरी वो फिक्स कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फिक्स कर लेते हैं। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की आप करोगे उतनी कम एक्सेलरेशन इसलिए आएगा क्योंकि उतनी कम फील्ड हो जाएगी, उतनी कम फोर्स काम करना शुरू कर देगा, तो एक्सेलरेशन फाइनली क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो भाई वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन कम है तो उतनी ज्यादा हो नहीं पाएगी जितनी आपको चाहिए होगी। अगर हम देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा आपका √2a d, है ना। तो अगर d बढ़ती है
यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो आ गई एक तरह से, रूट डी कर लेते हैं, है ना। फाइनली तो दोनों ही बातें आ रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। मतलब अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो इतना ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने को मिलेगी, तो स्पीड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एक्सेलरेशन साथ ही कम हो जाएगा, तो स्पीड वापस से क्या हो जाएगी, उतनी बढ़ नहीं पाएगी, वापस कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए ताकि डिस्टेंस भी ज्यादा ना करनी पड़े हमें और एक्सेलरेशन भी क्या रहे, इसको स्पीड भी बहुत ज्यादा मिल जाए, ताकि एक्सेलरेशन हाई रहेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा रहेगा और स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ ही टाइम में ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी कुछ ही दूरी चलेगा फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसा सेटअप हम करना चाहते हैं जिसमें हमें ज्यादा डिस्टेंस न करनी पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है वो ज्यादा डिस्टेंस में ना फैला हो, है ना। तो इस हिसाब से हम कोई सेटअप करना चाहते हैं कि यहां पर टाइम भी खूब मिल जाए इसको मूव करने के लिए और डिस्टेंस भी हमें ना बढ़ानी पड़े। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी भाई, डिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर डिस्टेंस आप बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इसलिए स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं। चलिए देखते हैं क्या सेटअप करा है इसके लिए हमने। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज की है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगे पहले दो हॉलो डी चैम्बर टाइप, देखिए डी शेप्ड हॉलो है, हॉलो कंडक्टर है डी शेप्ड। इस तरह से, ठीक है, ये 3D फिगर है। अभी मान लीजिए इसमें जगह है, ये डी शेप का आकार का एक हॉलो कंडक्टर है। मान लीजिए इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा इस तरह से, ठीक, गैप है इसके अंदर, ये मोशन कर सकता है, ऐसे सामने से इसका जो मुंह दिख रहा है उस तरह से इसके अंदर जाएगा पार्टिकल और मोशन करता हुआ बाहर निकल आएगा। तो ये डी शेप्ड हो गया, पहला हॉलो कंडक्टर है, डी शेप कंडक्टर है डी शेप्ड का। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर एक और ले लेते हैं हम, इस तरह से। तो ये हो गया आपके दो डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर। ठीक है, दो डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर। अब ये किस तरह से क्या हेल्प करेंगे वो हम समझेंगे इसमें। तो इस तरह से आपके दो डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर हो गए। अब इनको क्या करोगे आप, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कर दोगे कनेक्ट। अब ये क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई वोल्टेज भी है इसका वोल्टेज भी क्या है भाई, बहुत ज्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्यों यूज कर रहे हैं इसमें आप ध्यान समझिए। ऑसिलेटर बेटा वो होता है जो पोलैरिटी को चेंज करता है। ऑसिलेटर क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर किसी टाइम दो डी है अपने पास, एक का नाम D1 है और एक का नाम D है। तो ये D बनी है, इसको बोलते हैं D। ये होती क्या है, डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर। डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर, इनके अंदर जगह होती है, इसमें हम आसानी से चार्ज पार्टिकल को मोशन करवा सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाएंगे इसके अंदर हम। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का यूज होता है दोनों डी की पोलैरिटी को टाइम टू टाइम चेंज करना। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसको पॉजिटिव करा हुआ है चार्ज, इसको नेगेटिव दे रखा है, तो इसके फील्ड, इसके यहां पर जो गैप है ना, ये गैप होता है, इन दोनों के बीच यहां पर गैप है छोटा सा। ठीक, और हमने क्या करा है, इसमें हम बाहर से लगा देते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा दिए, ऑसिलेटर की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगा दोगे इस तरह से। ठीक है, ऑसिलेटर के हेल्प से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, दोनों डी को आप पोलैरिटी दोगे प्लस माइनस, उससे उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो कि हाई वोल्टेज पे भी था। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप तो हो गया अपने आप, क्योंकि ये प्लस ये माइनस सेटअप हो गया। अब कुछ देर बाद ये प्लस फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये प्लस ये माइनस,
इसीलिए ऑसिलेटर काम होता है दोनों की पोलैरिटी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना। स्टार्टिंग में ये प्लस ये माइनस, तो कुछ देर बाद ये प्लस ये माइनस होगा, फिर कुछ टाइम बाद ये प्लस ये माइनस होगा, ऐसे चलता रहेगा। हाई फ्रिक्वेंसी है तो ये काम बहुत जल्दी जल्दी होगा, 1 सेकंड में 10,000 से लेकर 1,00,000 बार तक ऐसा हो सकता है। 10,000 टाइम्स से 1,00,000 टाइम्स तक ऐसा होता है 1 सेकंड के अंदर। इनकी पोलैरिटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है, ठीक है। और ये हाई वोल्टेज पे भी है तो उनको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, ठीक है। 2 बातें हैं। इसके बाद आपने क्या करा, एक नॉर्थ पोल सामने रख दिया, प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन है आपका, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। यहाँ पर एक एक्सिस जो बाहर निकलेगी उसके अलावा आप यहाँ पर रख दोगे एक पोल। तो मान लीजिए आपने एक पोल ऐसा रख दिया, नॉर्थ पोल है, इसके पीछे आगे साउथ पोल रख दीजिए, उसके बीच में कॉपी जो अपने डी शेप्ड है इनको ऐसे रख देते हैं इनके बीच में। तो एक यहाँ पर हो गया पोल आपके पास, एक यहाँ पर हो गया, और दोनों डी शेप चैम्बर यहाँ पर आ जाएंगे बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो ऐसे होंगे अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में। ये नॉर्थ हो गया आपका, इधर वाला ये हो गया साउथ, तो ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बना लेते हैं इनवर्स डायरेक्शन में। भाई ये लो मैंने इस तरह से बना दिया इसको, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई यहाँ पर, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, वहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन दिखाएंगे इसलिए इसके अंदर हम बना नहीं रहे। हालांकि फील्ड हर जगह है, ठीक है भाई, फील्ड हर जगह है। यहाँ पे चैम्बर में भी है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ इस गैप में काम करेगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के बने हुए हैं और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो यहाँ पे ये बात लिख लेंगे आप ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क्स ओनली इन गैप बिटवीन डीज। दोनों जो डी है उनके बीच के गैप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर वर्क नहीं कर सकती। हाउ एवर मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स एवरीवेयर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह काम कर रही है, अंदर भी और बाहर भी। मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है, कंडक्टर के अंदर भी हो सकती है, उसके बाहर भी हो सकती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, 0 होती है, उसके अंदर फील्ड लाइन जाती ही नहीं है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में। तो ये आपका सेटअप हो गया। इसमें क्या है, 2 डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। 2 डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर है, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपने कनेक्ट कर रखा है दोनों डी से, जो दोनों डी की पोलैरिटी टाइम टू टाइम क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हेल्प से जो अपने डी शेप्ड कंडक्टर है उनके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर रखी है। अभी मैंने जो किया वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, आप आउटवर्ड भी कर सकते हो। ये क्या शो कर रही है, बी वेक्टर को, कैसी है ये, इनवर्स डायरेक्शन में। जो क्रॉस है आपका शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, आप अपने आप इसमें लिख लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप्ड हॉलो कंडक्टर connected with a high frequency oscillator at high voltage which can change the polarity of D-shaped conductor after a fixed time interval. Due to the help of 2 strong poles, a magnetic field is set up perpendicular to the plane of D-shaped hollow conductors. ठीक है, अब ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसमें करोगे क्या, अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग की। तो आपको ध्यान से समझनी है इसकी वर्किंग, इसके वर्किंग में हमने क्या क्या यूज की है चीजें। चलिए भाई वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग में क्या क्या है, इसके वर्किंग में इनिशियली आप क्या करोगे, देखिए यहां पर आपने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया। आप क्या करोगे भाई, एक चार्ज पार्टिकल आप दोगे यहां पे छोड़। ये हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे छोड़ दिया, ठीक है। ये मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल था अपना प्लस Q और इसका मास क्या था m। तो चार्ज पार्टिकल हमने छोड़ा इस जगह पे, उसका जो चार्ज है वो प्लस Q और उसका मास क्या है भाई m। इसको मैंने यहां पे रिलीज कर दिया, ठीक है। और इनिशियली हमने क्या किया है, इसका नाम रख लेते हैं D1 और इसका नाम रख लेते हैं D2, ठीक है।
ये डी शेप का नाम, इसका नाम D1 और इसका नाम क्या रख लिया D2। इनिशियली D1 इज पॉजिटिव और D2 क्या आपने मान लिया भाई, नेगेटिव मान लिया। तो ये आपका है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो फील्ड सेटअप होगी प्लस से माइनस क्यू, चार्ज चलेगा प्लस से माइनस क्यू, क्योंकि प्लस चार्ज धक्का लगेगा प्लस की वजह से और माइनस करेगा उसको अट्रैक्ट। तो ये ऐसे मोशन करना कर देगा स्टार्ट इस तरह से। और जब तक ये गैप में रहेगा, जब तक किसमें रहेगा, गैप, इन गैप बिटवीन these D1 and D2 charged particle accelerates due to strong electric field। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये एक्सिलरेट करता रहेगा। ठीक है, जब तक गैप में रहेगा, जब तक ये एक्सिलरेट करता रहेगा। लेकिन जैसे ये एंटर करेगा किसमें, डी के अंदर, ये जैसे एंटर करेगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। बट एज इट एंटर्स इनटू D2, है ना, जो डी अपनी D2 में एंटर जैसे ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो इनसाइड D2, hence it moves uniformly on semicircular path ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वर्किंग चल रही है, ध्यान रखेंगे पूरी बात। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके अंदर ये यूनिफॉर्मली मोशन करेगा सर्कुलर पाथ पे इस तरह से। ये आ गया भाई। तो सर्कुलर पाथ पे करता है मोशन और ये इस तरह से आ गया। थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं इसको, यहां पे इस तरह से। अभी ऐसे क्यों घूमा है, नीचे क्यों नहीं घूम गया, तो वो एक बार आप देख लो। इसको लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज का मोशन इस तरह, पहले वो गैप में करता है एक्सिलरेट, तो इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाती है। उसके बाद जैसे ही डी के अंदर एंटर करेगा, फिर इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बस ये घूमेगा सेमी सर्कुलर पाथ पर और बाहर आ जाएगा। अब दोबारा ही बाहर आएगा भाई, दोबारा गैप में आएगा अगेन। व्हेन इट कम्स इनटू गैप बिटवीन डीज, it accelerates due to इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वापस से क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। भाई वापस करेगा एक्सेलरेट, साफ बात समझ में भी आ रही है, अच्छी बात है। तो यहां से अभी क्या हुआ है, क्यों करेगा एक्सेलरेट, बिकॉज at the same time when it comes into gap, polarity of D's changes, D2 become positive एंड D1 बिकम नेगेटिव। यानी अब ये प्लस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी भाई, माइनस। तो जैसे ये घूम के वापस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये वापस करेगा एक्सेलरेट।
अगर ये प्लस और ये माइनस ही रहते जैसे स्टार्टिंग में था तो ये फिर डी एक्सीलरेट करता, यहाँ पर आकर वापस रुक जाता। लेकिन जैसे ही घूमता है सेमी सर्कुलर पाथ पर घूमकर जब बाहर आता है तो आपको पोलैरिटी चेंज मिलती है। किसकी वजह से? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से। तो ये वापस से इसकी स्पीड को बढ़ाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि अब पोलैरिटी का वही चेंज, ये प्लस ये माइनस, तो फिर प्लस से माइनस की ओर चलेगा और इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी और ये वापस D1 में एंटर करेगा, है ना। अभी एज इट एंटर्स इनटू D1 with higher speed, it moves uniformly on circular, semi circular, circular नहीं, on semi circular path। ठीक है भाई, इसको वापस से कर देते हैं इरेज। ऑन सेमी सर्कुलर पाथ, तो भाई वापस हैविंग लार्जर रेडियस। भाई ऐसा क्यों है? वो एक बार आप समझो। देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम वी अपॉन में क्यू इंटू बी। एम क्यू और बी में कोई चीज चेंज हुई नहीं, सिर्फ क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ गई है इसकी। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि जो वेलोसिटी यहां पर थी इस पूरे टाइम जो वेलोसिटी थी, जैसे गैप में आएगा उससे वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। तो जब इसके अंदर एंटर करेगा तो हायर स्पीड से करेगा, ज्यादा स्पीड से करेगा तो रेडियस भी क्या रहेगी? बड़ी रहेगी सेमी सर्कुलर पाथ की। इस तरह से तो अगली बार हमें रेडियस बढ़ी हुई मिलेगी। यहां पर छोटे सेमी सर्कल पे, यहां पर बड़े सेमी सर्कल पे घूम रहा है क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? बढ़ गई। लेकिन ध्यान रहे, जो टाइम इसको यहां लगता है सेमी सर्कल कंप्लीट करने में, वही टाइम यहां भी लगता है, क्योंकि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो सेमी सर्कल के लिए वो होता है पाई एम अपॉन में क्यू बी फॉर सेमी सर्कल। पाई एम अपॉन में क्या आ जाएगा? क्यू इंटू बी। देखिए इसमें कहीं भी स्पीड और आर तो आया नहीं है, तो इसकी रेडियस क्या है? उससे इंडिपेंडेंट होता है टाइम, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू होता है पाई आर अपॉन में स्पीड। अगर इसकी रेडियस बढ़ रही है तो इसकी स्पीड भी तो बढ़ रही है। तो अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है, इसलिए टाइम उसको वही लगता है जो यहां पे लगा था। ठीक है, टाइम उसको वही लगता है, सेम टाइम, वही लिख देंगे हम। बट सेम टाइम पीरियड एज in D2 as that of in D2। तो D1 में जो सेमी सर्कल है उसमें भी इसको उतना ही टाइम लगता है जितना D2 में लगा था, सेम टाइम। बस क्या हुआ है? रेडियस बढ़ गई है। रेडियस बढ़ी क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ी, रेडियस बढ़ी, पर टाइम वही लगता है। ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज्यादा स्पीड से कवर करता है, इसलिए टाइम इसको भी लगता है। वैसे भी टाइम के फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस और स्पीड नहीं आते हैं, इसलिए टाइम आपका फिक्स रहता है। किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही चाहते हैं तो आप कितनी भी स्पीड से हो आपको टाइम वही लगता है सेमी सर्कल या सर्कल कंप्लीट करने में। D2 आ गया। अब जब ये वापस गैप में आएगा, अगेन व्हेन इट कम्स इनटू गैप, पोलैरिटी ऑफ डीज चेंजेस। अब फिर से ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो D1 आपका हो जाएगा पॉजिटिव और D2 क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। हेंस इट एक्सेलरेट्स इन गैप बिटवीन डीज। ये डीज के बीच का जो गैप है इसमें वापस से करता है एक्सेलरेट और इसकी स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार ये फिर करेगा एक्सेलरेट। अब ये प्लस ये माइनस, तो फिर से दोबारा जब यहां पर घूमकर वापस आएगा ये
जब ये घूम कर यहाँ पर वापस आएगा तो उसके बाद जैसे ही गैप में आएगा फिर से करेगा ये एक्सेलरेट, तो यहां से यहां तक वापस से करेगा एक्सेलरेट। अब इसकी क्या है, अगली बार क्या होगी भाई, जब D1 में D2 में एंटर करेगा तो फिर और ज्यादा स्पीड से तो और बड़ी रेडियस पे घूम के ये ऐसा आएगा वहां, ठीक है। अगली बार फिर ये प्लस फिर ये माइनस हो जाएगा, जैसे ही घूमकर इसमें वापस आएगा तो ये प्लस ये माइनस फिर से करेगा एक्सेलरेट। यहां पर इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर ये प्लस ये माइनस, जैसे यहां पर घूम कर वापस आएगा तो उसके बाद आप पोलैरिटी फिर से चेंज कर दोगे, तो फिर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो फिर ये करेगा एक्सेलरेट, है ना। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये हर बार इसकी स्पीड क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। पर टाइम इसको हर बार वही रखता है, तो सेम टाइम में पोलैरिटी में चेंज मिलती है, क्योंकि सभी सर्कल्स का टाइम क्या है, सेम है। जितने भी सेम ही सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं सभी का टाइम क्या है, सेम है। तो फिर से ये और बड़े पाथ पे जाएगा और फिर दोबारा जब गैप में आएगा तो फिर ये पोलैरिटी चेंज पाएगा, ये वाली प्लस और ये वाली माइनस हो जाएगी, तो फिर से इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी और ज्यादा। जब बढ़कर वापस ये आएगा और बड़े पाथ पर तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। फाइनली फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वापस से पोलैरिटी चेंज और बड़े पाथ पर चला जाएगा। ये हर बार इसका पाथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब इसका पाथ इतना ज्यादा हो जाए कि ऑलमोस्ट सर्कमफेरेंस पे घूमने लगे, डीज की सर्कमफेरेंस दिख रही है, उस पे जब ये घूमना शुरू कर देगा तो इसको हम फिर डिफ्लेक्टर की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम डिफ्लेक्टर बना देंगे यहाँ पे। यहां पर एक डिफ्लेक्टर होता है, इस जगह पर एक विंडो होती है, ठीक है। ये डिफ्लेक्टर है, इसको आप देखते हैं डिफ्लेक्टर है। ये डिफ्लेक्टर में क्या है भाई, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देते हैं, वो करती है अट्रैक्ट पार्टिकल को और इस चैम्बर से बाहर निकलने में हेल्प करती है। जब ये पार्टिकल यहां पर घूम के इस जगह आएगा तो इसको हम यहां से निकाल देंगे बाहर, फिर इस जगह पे। और कोई टारगेट होगा यहाँ पर, टारगेट का मतलब वही मेडिकल फील्ड में या जैसे कि आपको इसका यूज करना है आप उसका यूज कर लोगे। टारगेट पे जाके टकराएगा, टारगेट कैसे है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये विंडो है जहां से इसको डिफ्लेक्टर की हेल्प से बाहर निकाल देंगे। डिफ्लेक्टर हो गया आपका, ठीक है। नहीं, यहाँ पर एक चीज और लगाते हैं, सेटअप करते हैं। डिफ्लेक्टर में आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो जो इसे करेगी अट्रैक्ट और इसको बाहर निकाल के फेंक देगी फिर। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस है इसका, ये समझ गया। हेंस इट एक्सीलेट इन गैप बिटवीन डीज, और वापस ये एंटर करेगा किसमें, दिस लिख देंगे यहाँ पे, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन until it acquires high kinetic energy, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया वो कैसे कैसे क्या क्या इसमें हो रहा था। फिर ये आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर घूम के वापस आएगा ऐसा, फिर ये ऐसा और फिर इधर, और ये फाइनली बाहर निकल जाएगा डिफ्लेक्टर की हेल्प से। तो ये थी इसकी वर्किंग। अब इसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे तो वो सब चीजें हम निकालना चाहेंगे कि भाई एक तो इसको स्पीड मिलेगी कितनी, जो मैक्सिमम स्पीड होती है इसकी कितनी मिलती है यहाँ पर, है ना। तो कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं इसके। एक तो मैक्सिमम स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की। तो आप देखें एक बार ध्यान से, स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल बिकम, अच्छा डिफ्लेक्टर जो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, यहां पे एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जो डिफ्लेक्टर में होती है, इसके हेल्प से बाहर आता है। ये तभी वर्क करती है जब इसके पास से गुजरेगी, यहां से नहीं ऐसे घूम रहा है तो ये नहीं काम करेगी। जब इसके बिल्कुल पास से गुजरेगा मतलब ये सर्कमफेरेंस पे घूमना शुरू कर देगा, तभी ये बाहर निकालता है डिफ्लेक्टर इसको, जब इसके पास से गुजरता है, ठीक है। ये नहीं कि इस सर्कल पे घूम रहा है इसे खींच के बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा। तो स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल बिकम मैक्सिमम व्हेन इट मूव्स on semicircular path inside
डी इज हैविंग रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ डी। रेडियस जो है डी की आप अपने मन से मान सकते हो, आपने मान लिया कि जो रेडियस ऑफ डी है ये हो गई आर, ये रेडियस ऑफ डी हो गई। ठीक है भाई, रेडियस ऑफ डी अगर आर होगी यानी जब ये आर रेडियस पे घूमना शुरू कर देगा फाइनली, तब इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। उस केस में जो सेंट्रीपिटल काम कर रहा होगा भाई एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आर, है ना, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी। साइन 90 की मैग्नेटिक फोर्स से घुमा रहा है इसको, और जिस प्लेन में घूम रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा, यहां से एक बी से एक बी कैंसिल, तो वी इज इक्वल टू क्या जाएगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। अभी रेडियस जो है किसके बराबर हो जाएगी जब आर के बराबर, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या आ जाएगा क्यू बी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एम। तो ये हो गया आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट जब इसकी वेलोसिटी भी थी, फॉर्मूला हो गया वी मैक्स के लिए आपकी जो आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाएगी भाई यहां से के मैक्स जो आएगा वो हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तो हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो इस तरह से मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। ये स्पाइरल पाथ पे घूम रहा है, इस पाथ को बोलते हैं स्पाइरल पाथ। धीरे धीरे इसकी रेडियस इंक्रीज करती रहेगी और स्पीड बढ़ती रहेगी। फाइनली इसकी स्पीड जब बहुत ज्यादा होगी तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं डिफ्लेक्टर की हेल्प से। तो भाई हमें मालूम चल गया क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है मैक्सिमम और क्या इसकी स्पीड पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की, इसको और समझ लें आप। इस सेटअप में देखिए क्या है, ध्यान रखें आप। जैसे ये घूमकर सेमी सर्कल पाथ को कंप्लीट करने के बाद घूमकर जब वापस गैप में आता है तो उसको अपनी पोलैरिटी चेंज मिलती है। फिर वापस जब ये घूम के आता है तो फिर पोलैरिटी चेंज मिलती है। फिर वापस जब घूम के आता है तो फिर पोलैरिटी चेंज मिलती है। अब सभी जितने भी सेमी सर्कल्स हैं, सभी सेमी सर्कल्स का जो टाइम है घूम चक्कर का वो सभी का सेम है। सभी सेमी सर्कल सेम टाइम में कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो यहां पर भी जो टाइम है वो उनसे मैच करना चाहिए। अगर ये टाइम इससे मैच नहीं करेगा तो पोलैरिटी उस टाइम पे चेंज नहीं हो पाएगी। जब ये गैप में वापस आएगा तो ये एक्सीलरेट भी नहीं करेगा। मान लीजिए गैप में वापस आए तो यहां पर इसको प्लस और यहां पर इसको माइनस दिख जाए तो प्लस इसको रिपेल करेगा तो वापस डी एक्सीलरेट कर देगा। जैसे ही घूमकर गैप में वापस आए वैसे ही पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए सेम टाइम पर। तो आपको यहां पर सेटअप ऐसा लगाना होता है कि इसके घूमने का टाइम मैग्नेटिक फील्ड और ये सब आप देख ले टाइम पीरियड पाई एम अपॉन में क्यूबी से कितना टाइम पीरियड उसके हिसाब से यहां पर हम लगाते हैं ऑसिलेटर, उसी टाइम से मैच करता हुआ। ठीक है, अब इसकी जो एक साइकिल होती है ऑसिलेटर की, पहले वो समझ लें ऑसिलेटर की साइकिल क्या होती है। मान लीजिए आपका D1 है, तो D1 इनिशियली था पॉजिटिव, फिर ये होता है नेगेटिव, फिर ये वापस जब पॉजिटिव हुआ तो इसको बोलते हैं वन साइकिल। यानी किसी एक D को आपने स्टार्टिंग में पॉजिटिव रखा था, वापस नेगेटिव हुआ, फिर जब वो पॉजिटिव दोबारा हुआ तब उसको बोलते हैं वन साइकिल। किसकी? ऑसिलेटर की। तो ऑसिलेटर की एक साइकिल तब कंप्लीट होगी जब एक डी जैसी स्टार्टिंग में थी वापस वैसी हो जाएगी। अगर ये प्लस थी तो माइनस होने के बाद फिर जब प्लस हो जाएगी तब इसकी वन साइकिल होती है कंप्लीट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से क्या होगा देखिए ध्यान से। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये प्लस थी भाई, D1 आपका प्लस था और D2 क्या था नेगेटिव। तो पार्टिकल यहां से चला एक्सीलरेट करा, उसके बाद इस सेमी सर्कल पाथ पे घूम के जब वापस यहां पर आया तो उसके बाद D1 क्या हो गया नेगेटिव और D2 क्या हो गया भाई पॉजिटिव। अभी प्लस से माइनस हुआ है, वापस जब D1 आपका पॉजिटिव होगा और D2 नेगेटिव होगा तब इसकी एक साइकिल होती है कंप्लीट। तब यहां पर एक साइकिल होती है कंप्लीट। तो एक बार तो ये स्टार्टिंग में प्लस था, ये माइनस घूमकर यहां पर एक साइकिल घूमा, यहां पर आ गया। ठीक है भाई, इतना टाइम तो खर्च हो गया, एक सेमी साइकिल में कंप्लीट होने का टाइम हो गया। इसके बाद ये
पोलैरिटी हो गई चेंज, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो इसने एक्सेलरेट किया। उसके बाद ये घूमकर जब वापस यहां पर आया इस जगह पर वापस, तब फिर प्लस हुआ और फिर माइनस हुआ, मतलब एक सेमी सर्कल यहां कंप्लीट हो गया और एक सेमी सर्कल यहां कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये प्लस से वापस प्लस बनता है भाई, इनिशियली प्लस था और ये माइनस था, तो एक सेमी सर्कल तो यहां घूम गया, ये पूरा यहां चला, इसके बाद ये सेमी सर्कल घूमा, उसके बाद ये हो गई चेंज पोलैरिटी, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, फिर यहां तक आया, उसके बाद फिर दोबारा ये प्लस और ये माइनस हुआ, कब, जब ये पूरा घूम के यहाँ पर वापस आ गया, फिर ये प्लस ये माइनस हुआ, मतलब ये दोनों सेमी सर्कल घूमे जा चुके हैं। अच्छा, ये जो गैप है ना, ये गैप इस सेमी सर्कुलर पाथ के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ध्यान रखना कोई बात, गैप जो होता है ये वो इनकी साइज से बहुत ज्यादा कम होता है, फिर भी यहां पर पार्टिकल एक्सेलरेट करता है क्योंकि हाई वोल्टेज लगा हुआ है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतनी ज्यादा हाई होती है कि थोड़े से ही टाइम में, थोड़ी सी डिस्टेंस में पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाने में सक्षम होती है, क्योंकि यहां पर हाई वोल्टेज हम लगा रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार में नहीं कर सकती, बार बार करती है तब जाकर स्पीड बढ़ती है, सिर्फ एक बार में स्पीड नहीं बढ़ा पाएगी, कितने हाई वोल्टेज आप लगा लो यहाँ पे। इसके सेटअप हमें ऐसा करना पड़ता था कि बार बार फील्ड में घूम के आए, इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार वापस आए, एक बार आया फिर दोबारा आया फिर दोबारा आया फिर दोबारा फिर दोबारा, तो कई बार में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड को उतना बढ़ा पाते हैं जितना हमें चाहिए था। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर हाई वोल्टेज लगा देते एक बार में तो स्पीड बढ़ जाती, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप कितनी भी हाई वोल्टेज तो पहले से है, कितना हाई वोल्टेज लगाओगे यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज होने के बाद भी एक बार में नहीं बढ़ती इसकी स्पीड, कई बार में बढ़ती है। एक बार यहां बढ़ी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, फिर लास्ट में इसकी स्पीड क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। अच्छा, ये गैप बहुत छोटा है इस सेमी सर्कल के पाथ, यानी इसकी रेडियस को देखा जाए तो ये गैप बहुत छोटा होता है। यहाँ पे हालांकि मैंने बड़ा बनाया आपको समझाने के लिए, पर एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो यहां पर जो लेंथ चली गई है इसको आप कर सकते हो इग्नोर, केवल और केवल सेमी सर्कुलर पाथ को आपको देखना है। गैप वाली जो डिस्टेंस है इट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन द कंपेरिजन ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑसिलेटर की वन साइकिल तब कंप्लीट होती है जब यहां पर दो सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिए जाते हैं। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग टू सेमी सर्कल्स। अब सभी सर्कल्स, जितने भी सेमी सर्कल्स हैं अलग अलग रेडियस के हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो सेम ही लग रहा था, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया। तो टाइम पीरियड होता है किसी भी सेमी सर्कल का, वो स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो रेडियस अगर बड़ी हो भी रही है तब भी टाइम आपको वही लगता है। तो किसी भी एक सेमी सर्कल का टाइम देख लेते हैं कितना आएगा। तो टाइम तो आपके पास ही लिखा हुआ है ना, पाई एम, तो 2 इंटू पाई एम अपॉन में क्यू इंटू बी। किसी एक सेमी सर्कल टाइम क्या होता है, पाई एम अपॉन में क्यू बी। यहां से देखिए सेमी सर्कल टाइम था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 इंटू सेमी सर्कल्स, कंप्लीटिंग 2 सेमी सर्कल्स। तो 2 इंटू ये आ गया, हिसाब से आ गया 2 पाई एम अपॉन में क्यू इंटू बी टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी भाई, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यह आ जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। अगर हम बात कर लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो वह आपका आ जाएगा क्यू बी अपॉन में एम। तो हमें क्या यहां पर किस तरह के ऑसिलेटर का इस्तेमाल करना है वो आपको डिपेंड करता है कि चार्ज की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है और चार्ज का मास क्या है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम कभी कभी हमसे पूछता है कि साइक्लोट्रॉन में इस चार्ज को हमें करना है एक्सेलरेट, ठीक है, और बताओ कितनी हमें उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लगानी पड़ेगी जो हमने ऑसिलेटर यूज किया है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को हम यहां पर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ज्यादा स्मॉल पार्टिकल को आप यहां पर एक्सेलरेट नहीं कर सकते। Cyclotron is not used to accelerate very small या लाइट पार्टिकल्स है ना, वेरी लाइट
है ना, स्मॉल मास कर लेते हैं पार्टिकल्स। ये नोट है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहां पर हम ज्यादा लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स जो जिसका मास बहुत कम होता है उन पार्टिकल्स को अगर हम यहां पर लेते हैं तो जो उनका एक्सेलरेशन, भाई जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसको एक आध बार में इतनी ज्यादा स्पीड दे देगी, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब एक आध बार के बाद ही इसकी जो रेडियस है वो बहुत बड़े पाथ पे चली जाएगी। तो स्पीड आपकी एक बार में ही इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बहुत बड़े पाथ पर ही चलाता है, कंट्रोल करना भी मुश्किल पड़ जाएगा उसको आपको। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड घुमा नहीं पाएगी, टकरा जाएगा ये किससे, सर्कमफेरेंस ऑफ डी से। ज्यादा स्मॉल मास के पार्टिकल, लाइट पार्टिकल्स को आप यहाँ पे एक्सीलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जब ये घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, तो हो सकता है डी के कॉर्नर से आके टकरा जाए। एक आध चक्कर के बाद ही ऐसा होगा कि इसकी डी से मोड़ ही नहीं पाएगी इसको, मैग्नेटिक फील्ड टकरा जाएगा पहले ही डी की सरफेस से, तो बाहर निकालने से पहले टक्कर हो जाएगी, वही रुक जाएगा वो। इसलिए बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट मास पार्टिकल्स को हम यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं करते। आपको ध्यान रखना है, कुछ हैवी मास एक्सेलरेट पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि मास ज्यादा होना चाहिए, मास बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। सारी बातें मैंने आपको समझा दी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, तो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।